नमस्कार भाई सभी लोगों को। मैं अजीत आप सभी का अजीत ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी क्लास भी ले रहे होंगे। जैसा कि मेरा मानना है कि अब आप सभी की रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा लगी हुई मीन्स रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में बहुत बच्चों की चल रही होगी। तो हम लोग जैसे पहले पढ़ते थे अब वैसे ही फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ घर में समस्याएं आने के कारण कुछ दिन के लिए क्लास स्थगित हो गई थी और अब हम लोग फिर से विधिवत तरीके से आप सभी की क्लास लेंगे और साथ ही साथ अजीत ऑनलाइन स्टडी की टीम भी तैयार हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले मैं अकेले पढ़ाता था, लेकिन अब क्या है ना कि एक टीम तैयार हो चुकी है जिसमें से आप सभी को मैथ्स हो या हिंदी हो या रीजनिंग हो मीन्स ऑल सब्जेक्ट एंड ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी अजीत ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास पॉलिटी की क्लास में। इसलिए हम लोग हिस्ट्री कवर किए थे, लेकिन उसमें भी अभी आधी हुई है और बाकी बची हुई आधी वो भी कराई जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आज से हम लोग पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग अपनी ये बुक जो सारे बच्चों के घर में होगी, ये बुक नीली वाली लूसेंट पढ़ेंगे। ये लूसेंट बुक आप सभी की आप सभी की क्लास में लूसेंट बुक पढ़ाई जाएगी। इससे क्या होगा कि जितने वनडे एग्जाम है इसी से बेस्ड आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक होती है, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे और इसी से हम लोग अपना पॉलिटी की क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसमें जो पहली यूनिट है हम लोग उससे स्टार्ट करेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास से। भारत के संवैधानिक विकास से भारत के संवैधानिक विकास से। ठीक है मेरे दोस्त, तो अजीत ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करें और इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास हुआ क्या कि सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शिकंजा कसा था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग अंत तक पॉलिटी को समाप्त करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले अंग्रेजों ने दो युद्ध लड़े थे। सबसे पहले अंग्रेजों ने दो युद्ध लड़े थे। कौन कौन से युद्ध थे देखेंगे पहले हम। 1757 का 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। बेटा यहाँ से क्या है ना कि आपका जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है ना, तो इससे क्या हुआ कि हम लोग पीछे जो कवर किए तो किए, लेकिन अब जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे और बहुत विधिवत तरीके से, ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हल कर पाएँ। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दो युद्ध लड़े। पहला युद्ध कौन था? प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? किसके किसके मध्य लड़ा गया? तो किसके किसके मध्य लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। जीता कैसे? जो सिराजुद्दौला था इसका सेनापति हुआ करता था मीर जाफर।
कौन हुआ करता था? मीर जाफर। मीर जाफर। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। सिराजुद्दौला को धोखा दिया। धोखा किसने दिया था? मीर जाफर ने। और मीर जाफर सिराजुद्दौला का कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था। सेनापति। सेनापति। सेनापति कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। और किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था। क्यों धोखा दिया था? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर से बोला था कि अगर आप युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा देंगे या आप युद्ध में मेरी मदद करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर से कहा कि आप युद्ध में अगर मेरी मदद करेंगे, अगर आप सिराजुद्दौला को धोखा दे देंगे तो आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। बंगाल का नवाब बना देंगे। किसने ये बात कही थी? रॉबर्ट क्लाइव ने कही थी। अच्छा, वर्तमान में बच्चों ये प्लासी कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ है प्लासी? वेस्ट बंगाल में। यहीं से हम लोग आज देखने वाले हैं कि इसी तरीके इतिहास के पन्नों में एक युद्ध और दर्ज होता है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 ईस्वी में लड़ा गया। 1764 ईस्वी में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया? बक्सर का युद्ध लड़ा गया हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य। हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य। हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो 3 संयुक्त सेनाएं थी। 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। वो 3 संयुक्त सेनाएं कौन थी मेरे दोस्त? देखेंगे। 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया। पहला युद्ध 1757 का कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। किसके द्वारा लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? ये सेनापति था सिराजुद्दौला का। रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में जीत गया था, ठीक है, धोखे से। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। किसके किसके मध्य? हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य। 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया, ठीक है। इस युद्ध में कौन कौन शामिल था? पहले शुजाउद्दौला। 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 दूसरा था इसमें शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन था? ये अवध का नवाब था। कौन था मेरे दोस्त? अवध का नवाब था। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, ठीक है। इसके बाद यहाँ कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन था? ये एक मुगल सम्राट था। कौन था? मुगल सम्राट था। मुगल सम्राट था। शाह आलम द्वितीय कौन था? यह एक मुगल सम्राट था। यह एक मुगल सम्राट था, ठीक है। और कौन था? मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब था। मेरे दोस्त एक एक चीज आप सभी को बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो हमारा मानना है कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है। तो क्या है ना, इसके बाद हुआ क्या कि जब ये 3 संयुक्त सेनाएं हेक्टर मुनरो से भिड़ी, फिर भी हेक्टर मुनरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, ठीक है। फिर भी हेक्टर मुनरो का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। तो और यहाँ हेक्टर मुनरो जीत गया। यहाँ हेक्टर मुनरो जीत गया। हेक्टर मुनरो कौन था? एक अंग्रेज था।
हेक्टर मुनरो कौन था? एक अंग्रेज था। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? लूसेंट बुक पढ़ रहे हैं। लूसेंट लूसेंट की एक पहली यूनिट थी, ठीक है ना, लूसेंट की पहली यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसी में हम देख रहे हैं कि 1757 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसी के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसे बनाए रखने के लिए, इस स्थिति को बनाए रखने के लिए समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए। समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए। समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए। मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक समझो मेरी बच्चों, ठीक है ना। समय समय पर कुछ एक्ट पारित किए और उन एक्टों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग शामिल करते हैं कौन सा? सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी का राजलेख। राजलेख कहें या एक्ट कहें या अधिनियम कहें, सब एक ही है, ठीक है। राजलेख, सन 1600 ईस्वी का राजलेख। ये आपकी लूसेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बता रहे हैं कि सन 1600 ईस्वी का राजलेख। सन 1600 ईस्वी का राजलेख। इस राजलेख में एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को, इस राजलेख में यह लिखा गया है कि एलिजाबेथ इम्पे ने, एलिजाबेथ प्रथम ने, मेरे दोस्त, एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, लिखेंगे लिखेंगे मेरे दोस्त, लिखेंगे एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, एलिजाबेथ प्रथम ने, एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों, पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की। 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की। 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की। पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की। पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की। आगे देखेंगे, जब ये अनुमति प्रदान की किसने? एलिजाबेथ प्रथम ने, एलिजाबेथ प्रथम ने। इसके बाद हुआ क्या कि एलिजाबेथ प्रथम ने, जब एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की, उस समय भारत में मुगल शासक चल रहा था, मुगल शासन चल रहा था। और मुगल शासक कौन था उस समय? अकबर था। उस समय मुगल शासन शासन किसका चल रहा था? अकबर का, ठीक है मेरे दोस्त। आगे देखेंगे हुआ क्या, जब एलिजाबेथ प्रथम ने कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की, तो उस समय उस समय उस समय उस समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर अकबर का शासन था। उस समय भारत में किस मुगल शासन का शासन था? अकबर का शासन था, ठीक है। अकबर का शासन था। अकबर का टाइम पीरियड की बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। देखिए, उतारिए इसको मेरे दोस्त। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को हर एक चीज बताई जा रही है, ठीक है। भारत के संवैधानिक विकास में हम लोग देख चुके हैं, अकबर का टाइम पीरियड कितना था? 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। इसके बाद एलिजाबेथ प्रथम ने एक पत्र भेजा, एक पत्र भेजा। वो पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम का था, ठीक है ना। इसके बाद एलिजाबेथ प्रथम ने
एक पत्र भेजा था। वह पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम का था। पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम था। लेकिन वह पत्र जो है लेकर कौन आया था? वह पत्र लेकर कौन आया था? बहुत इंपॉर्टेंट बात रखती है। जिस राजलेख का पत्र था, ठीक है ना, वह पत्र पत्र लेकर कौन आया था? लेकर कौन आया था? हॉकिंस लेकर आया था। हॉकिंस। वह पत्र लेकर कौन आया था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस लेकर आया था। ठीक है। और हॉकिंस जब भारत आया तब हॉकिंस जब भारत आया तब हॉकिंस जब भारत आया तब अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि हॉकिंस जब भारत पहुंचा सन 1608 ईस्वी में पहुंचा। कब पहुंचा? सन 1608 ईस्वी में पहुंचा। हॉकिंस भारत कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में पहुंचा। हॉकिंस भारत कब पहुंचा? 1608 ईस्वी में पहुंचा। कैप्टन हॉकिंस कौन था? यह जेम्स प्रथम का जेम्स प्रथम का जेम्स प्रथम का यह जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। कौन था कैप्टन विलियम हॉकिंस? जेम्स प्रथम का राजदूत था। कब पहुंचा था? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम था। अकबर के नाम का पत्र था। अकबर के नाम का पत्र था, लेकिन अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। इसका मतलब है कि जब हॉकिंस पहुंचा तब अकबर नहीं था। मुगल शासक उस समय जहांगीर हुआ। कौन हुआ था? मुगल शासक उस समय जहांगीर था। तो हॉकिंस जहांगीर था। जहांगीर था। मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। जहांगीर था। इसका मतलब हॉकिंस जो था वो किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो जहांगीर का टाइम पीरियड कितना था? 1605 से सन 1627 ईस्वी तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 27 ईस्वी तक था। 1605 से 1627 ईस्वी तक। 1605 से 1627 ईस्वी तक। ऊपर अभी हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से। कहाँ तक पहुंचे हम? जब अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े? 2 युद्ध लड़े। कौन कौन सा था? 1757 का प्लासी का युद्ध। प्लासी कहाँ है वर्तमान में? वेस्ट बंगाल में। ठीक है ना। और यहाँ किसके ये युद्ध किसके मध्य हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। सिराजुद्दौला को धोखा किसने दिया था? इसके सेनापति मीर जाफर ने। ठीक है। जीता कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इसके बाद 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके मध्य? हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य। 3 संयुक्त सेनाएं कौन थी? शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, शाह आलम मुगल सम्राट था, और बंगाल का नवाब था मीर कासिम। बंगाल का नवाब था मीर कासिम। इसी के बाद ये बक्सर कहाँ पड़ता है? बक्सर वर्तमान में है बिहार में। बक्सर कहाँ है? बिहार में। बक्सर कहाँ है मेरे दोस्त? बिहार में। बच्चों बक्सर कहाँ है? बिहार में। प्लासी कहाँ है? प्लासी है वेस्ट बंगाल में। प्लासी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। प्लासी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सन 1600 ईस्वी का राजलेख। इस राजलेख में कहा गया कि एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है। और जब एलिजाबेथ ने ये बात कही तो उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? भारत में कौन सा मुगल शासक था? अकबर था। अकबर का टाइम पीरियड कितना था? 1556 से 1605 ईस्वी तक था। ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम ने जब वहां से एक पत्र भेजा तो पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम था। लेकिन जब पत्र लेकर आया हॉकिंस तो उस समय इसे पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया, तो ये पहुंचा 1608 ईस्वी में। तब तक क्या हुआ कि अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी लोग पढ़ते रहें।
आज हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ रहे हैं। क्या हुआ कि हाकिंस किसके दरबार में पहुंचा? हाकिंस हाकिंस किसके दरबार में पहुंचा? हाकिंस 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड कितना था? जहांगीर का टाइम पीरियड की बात करें तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। तो किसके दरबार में हॉकिंस किसके दरबार में पहुंचा था? जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर के दरबार में पहुंचा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि भारत आने वाला सबसे पहला अंग्रेज कौन था? तो विलियम हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था भारत आने वाला अंग्रेज। लिखेंगे भारत आने वाला पहला अंग्रेज। पहला अंग्रेज। भारत आने वाला पहला अंग्रेज। भारत आने वाला पहला अंग्रेज। पहला अंग्रेज कौन था? हॉकिंस था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। कब आया था? सन 1608 ईस्वी में आया था। जहांगीर का टाइम पीरियड कब से कब तक था? 1605 से 1627 ईस्वी तक था। तो पत्र किसके दरबार में लेकर आया था हॉकिंस? जहांगीर के दरबार में लेकर आया था। जहांगीर के दरबार में लेकर आया था। ये जो हॉकिंस है, हॉकिंस किसका राजदूत था? हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तरीके से चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ये मानना है मेरा, ठीक है ना। इसी के बाद हम लोग एक एक्ट पारित हुआ है। इसी के बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। एक्ट कहें या राजलेख कहें, मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की क्लास हम ले रहे हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत लिखेंगे मेरे दोस्त, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट करेंगे। हम लोग बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन थी। बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन थी। मेरे दोस्त, जब बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। लिखेंगे यहाँ पे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे।
तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन थी। बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन, बंगाल के अधीन थी। बंगाल के अधीन थी। बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन थी? बंगाल के अधीन थी। बंगाल के अधीन थी। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे कि भारतीयों द्वारा रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारतीयों द्वारा, चौथा पॉइंट लिखेंगे, भारतीयों द्वारा रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया। एक एक चीज विधिवत रूप से आप सभी को लिखाई जा रही है ताकि आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी नोट्स तैयार कर सकें। मेरे दोस्त, हर एक चीज आप सभी को बहुत ही विधिवत रूप से लिखाई जा रही है ताकि एक एक चीज की नोट्स आप सभी की तैयार हो सके, नोट्स तैयार हो सके। ठीक है, हमारे हिसाब से राइटिंग तो बहुत अच्छी बन रही होगी, और नहीं भी बन रही है तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आज ये हमारी पहली क्लास है और आप सभी से निवेदन है कि आप अपने गुरु या भाई, ठीक है, और मैं अपने छोटे बड़े भाइयों से यही गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे। जहाँ कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सर यहाँ ये चीज़ क्लियर नहीं है। हम आपको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, दोबारा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, पांचवा पॉइंट, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। स्थापना कब की गई? 1774 में की गई। स्थापना कब की गई मेरे दोस्त? 1774 में। 1774 में 1774 में स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक एक चीज आप सभी की क्लियर होगी तभी हमें अच्छा लगेगा कि हाँ, सारे बच्चों का डाउट जो है वो क्लियर हो चुका है। तो लूसेंट जो है वो एक बुक नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मानक है एग्जाम क्वालिफाई करने का। वो एक बहुत बड़ा मानक है एग्जाम क्वालिफाई करने का। ठीक मेरे दोस्त, बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। स्थापना कब की गई? 1774 में की गई। 1774 में स्थापना की गई। 1774 में स्थापना की गई। इसमें जब स्थापना की गई उस समय इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन था? उस समय मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे। उस समय मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे तथा तीन और अन्य न्यायाधीश थे। तीन और अन्य न्यायाधीश कौन थे? तीन अन्य न्यायाधीश थे। कौन कौन थे? नंबर एक लिखेंगे, तीन अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन कौन थे? नंबर एक चेम्बर्स,
चैम्बर्स हाइड चैम्बर्स चैम्बर्स हाइड। नंबर 2 हाइड हाइड। और तीसरे इसे में लिखेंगे लेमेस्टेयर लेमेस्टेयर लेमेस्टेयर। कौन कौन थे? लेमेस्टेयर। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा एम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। कौन थे? चैम्बर्स हाइड और लेमेस्टेयर। 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 लेमेस्टेयर चैम्बर्स हाइड और लेमेस्टेयर। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज आप सभी की क्लियर हो रही होगी। बच्चा परेशान मत होना, हर एक चीज आपकी हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, हर एक चीज आपकी हम क्लियर कराएंगे। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, ये क्लियर हो गया होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसके बाद बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन की गई। भारतीयों द्वारा रिश्वत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब की गई? 1774 में की गई। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर एलिजा इम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश कौन? चैम्बर्स हाइड और लेमेस्टेयर। चैम्बर्स हाइड और लेमेस्टेयर। इसके बाद एक एक्ट और देखेंगे हम लोग इसी वक्त, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। राइटिंग में मत जाना बच्चों, राइटिंग सही बने या खराब आपको पढ़ने से मतलब है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत इस एक्ट के तहत गवर्नर इस एक्ट के तहत लिखेंगे बच्चों, इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। सदस्यों की संख्या सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। 4 से 3 कर दी गई। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषदों में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 4 से 3 कर दी गई। 4 से 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। 4 से 3 कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ? दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। दोहरे प्रशासन की व्यवस्था कौन कौन सी थी मेरे बच्चों? दोहरे प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई। कौन सी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये 2 प्रशासन ऐसे थे जो इस एक्ट के तहत लाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? व्यापारिक मामलों के लिए था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बच्चों किसके लिए था मेरे बेटे? व्यापारिक मामलों के लिए।
व्यापारिक मामलों के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनैतिक मामलों के लिए, राजनैतिक मामलों के लिए, मामलों के लिए राजनीतिक मामलों के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। मेरे भाई बहुत अच्छी तरीके से आप सभी को एक एक चीज क्लियर हो रही होगी, और नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में सदस्यों की संख्या 6 हुआ करती थी। कितने सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य हुआ करते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट क्लियर हो चुका होगा। क्या था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, और दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की गई। कौन कौन से थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। इसके बाद हम लोग अगला एक्ट देखने वाले हैं। अगला एक्ट देखने वाले हैं मेरे दोस्त। अगला एक्ट देखने वाले हैं 1793 ईस्वी का राजलेख। 1793 ईस्वी का राजलेख। 1793 ईस्वी का राजलेख। राजलेख 1793 ईस्वी का राजलेख। 1793 ईस्वी का राजलेख। इस राजलेख के तहत भारतीय राजस्व से, इस राजलेख के तहत भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। इस राजलेख के तहत भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व से, इस राजलेख के तहत भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन, के सदस्यों को वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। किस एक्ट के तहत? 1793 के राजलेख के तहत। 1793 ईस्वी के राजलेख के तहत। 1793 ईस्वी के राजलेख के तहत। 1793 ईस्वी के राजलेख के तहत किसे दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब हम लोग अगला एक्ट पढ़ेंगे 1813 ईस्वी का राजलेख। 1813 ईस्वी का राजलेख। चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं 1813 ईस्वी का राजलेख।
1813 ईस्वी का राजलेख, 1813 ईस्वी का राजलेख। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज चीजें क्लियर करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे इसमें, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए, इसके द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष, भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, क्या लिखा गया, इस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। दूसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म के प्रचार को, ईसाई धर्म के प्रचार को अनुक्रमित कर दिया गया। अनुक्रमित कर दिया गया, कर दिया गया। ईसाई धर्म के प्रचार को अनुक्रमित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट इसी में लिखेंगे, कंपनी के एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को, एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को, कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। किंतु आंशिक रूप से क्या समाप्त कर दिया गया, कंपनी के एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। लेकिन लिखेंगे किंतु या लेकिन भारतीय चाय तथा चीन देश से व्यापार बना रहा। लेकिन या किंतु भारतीय चाय तथा चीन देश से, चाय तथा चीन देश से व्यापार बना रहा। व्यापार बना रहा मीन्स चीन और चाय का व्यापार बना रहा और आंशिक रूप से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम, तो ये चीजें आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी मेरे दोस्त। इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम पढ़ने वाले हैं। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो आज
हम लोग यहीं तक रखते हैं। अपनी लूसेंट इसी बुक से आप सभी को पढ़ाया जा रहा है और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी की ये बुक हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अजीत ऑनलाइन स्टडी आपके साथ हमेशा रहेगा। ठीक है तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।